नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर की तरफ सीधे रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां होटल से युवक युवती का शव मिला है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, जहां होटल से युवक युवती का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। युवक का नाम बताया जा रहा है मनीष और युवती का नाम निशा कुमारी। और काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र की यह घटना है। अघोरिया बाजार चौक के पास एक होटल है सेंट्रल पार्क, और इस मामले की छानबीन में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तो मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर, 301 नंबर कमरा जिसमें युवक युवती का शव बरामद किया गया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है और पता लगाया जा रहा है। हालांकि दोनों ही युवक और युवती की शिनाख्त हो चुकी है, उनकी पहचान सामने आ चुकी है। अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि होटल तक कैसे पहुंचे और यह घटना कैसे घटी। तो दोनों के सिर में गोली लगी है, जो नई जानकारी हम आपको बता रहे हैं। युवक युवती का शव बरामद किया गया है, दोनों के सिर में गोली के निशान हैं। और होटल के कमरे से 301 नंबर कमरे से दोनों का शव मिला। सुधीर हमारे साथ मौजूद है। सुधीर, क्या जानकारी अब तक पुलिस जुटा पाई है? सुधीर, तो मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दोनों के सिर में लगी है गोली और पुलिस पहचान करने में सब कामयाब रही है। और इसके बाद आगे की तफ्तीश जारी है। आखिर इस होटल के कमरे तक कैसे पहुंचे, दोनों के सिर में गोली किसने मारी, तो यह पूरा प्रकरण क्या था, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, तो पूरी कहानी का पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है। हालांकि पुलिस उन सभी सुरागों को तलाशेगी जरूर कि आखिर यहां तक ये लोग पहुंचे कैसे, मुजफ्फरपुर के इस होटल का उन्होंने क्यों चुनाव किया, और रिकॉर्ड्स में इन दोनों के बारे में और क्या जानकारियां हैं। जब इन्होंने होटल में एंट्री ली, इन्होंने अपने बारे में क्या लिखा है, उनके आधार कार्ड का नंबर क्या है, इसके अलावा और कई जो जानकारियां हैं वो पुलिस इकट्ठा कर रही है। जब हम कॉलेज से आए हैं तो सर को बोलें कि सर रूम खोलिए। जब फ़ोन किए तो रिंग रिसीव नहीं कर रहे थे। फिर हम अपने सीनियर मैनेजर साहब को बोलें कि सर ऐसे बात है, वो रूम को खोल नहीं रहे हैं। तो फिर देखें तो फिर मालिक साहब को फ़ोन किए तो वो बोले कि प्रशासन को कॉल करके बुलाइए। तो फिर आगे फिर सर लोग आए हैं। बोला तो गोली वैसा कुछ आवाज़ तो नहीं आया सर। पार्क होटल है, सूचना यहाँ पर मिली कि रूम नंबर 301 में एक दंपति ठहरे हुए हैं और अंदर से दरवाज़ा लॉक है, खुल नहीं रहा है। पुलिस सूचना पर आई है तो उसका जो मास्टर चाबी होता है उसको खुलवा के देखा गया है कि गोली लगा हुआ है दोनों के सिर में। मामला क्या है आगे छानबीन में पता चलेगा। चलिए, तब का बयान पुलिस का है जब हमारी टीम वहां पहुंची थी। सुधीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, नई जानकारी क्या है? फिलहाल एफएसएल की टीम यहाँ पहुंच गई है और एफएसएल उस कमरे की जांच कर रही है जहां दोनों का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। क्योंकि बिस्तर पर दोनों लेटे हुए हैं और दोनों के सर में गोली लगी है। जो लड़का है, जो युवक है, उसके सर के बगल से गोली लगी है और लड़की है सर के सामने से गोली लगी है। आसपास कुछ हथियार भी मिले हैं। तो पिस्टल, जो मौके से पिस्टल बरामद हुआ है, पिस्टल पर पिस्टल भी पड़ा हुआ है और 2 खोखे भी बरामद हुए हैं। और उसके अलावा दीवार में 2 निशान भी है गोली चलने के। तो पुलिस इसको हत्या और आत्महत्या दोनों ही दृष्टिकोण से देखकर इसकी जांच कर रही है। फिलहाल एफएसएल की टीम यहाँ मौजूद है। डीएसपी ने साफ कहा है कि एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही इस की पूरी बात सामने आ पाएगी। लेकिन होटल में शव मिलना युवक युवती का, तो और इस तरीके से गोली लगकर उनकी मौत होना, तो ये काफी सनसनीखेज है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए सुधीर। चलिए, अगली खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लिस्ट आने पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। नीतीश कैबिनेट में 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं और मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर लिस्ट आती है तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लिस्ट मिलने पर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और नीतीश कुमार की कैबिनेट में 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जबकि फिलहाल 14 मंत्री हैं। ऐसे में 22 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, नामों की चर्चा हो रही है, कौन इस लिस्ट में है कौन नहीं है। लेकिन अभी भी नीतीश कुमार का यह बयान कि जैसे ही लिस्ट मिलती है मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। और इस बीच नीतीश कुमार ने कहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में अब देरी नहीं होगी, सिर्फ इंतजार है लिस्ट का। सर, मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? जैसे ही आएगा उसी दिन आ जाएगा, हो जाएगा।
और सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि एमएसपी को लेकर आज पीएम मोदी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने कुछ राज्यों में इसे लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। बातचीत तो चल ही रही है ना। ये तो प्रारंभ से बताया जा रहा है कि कभी भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस समाप्त नहीं होगा, बल्कि लोगों को ये आज़ादी दी गई है कि लोग जहां भी चाहें अपने अनाज को बेच सकते हैं या अपनी चीजों को। ये किसानों के लिए है ना, किसानों के इंटरेस्ट में है। लेकिन कुछ राज्यों में इसके बारे में जो पहले की परंपरा उसको लेकर के मन में कोई भ्रम है, तो ये बातचीत होती है और हमको लगता है कि कभी न कभी पूरी बातचीत से सब लोग संतुष्ट जरूर होंगे और कभी भी किसी के हित के खिलाफ ये मुझको पूरा भरोसा। और इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिवसेना पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम अपना वादा नहीं तोड़ते। बिहार का उदाहरण देते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, जो पूरा किया गया। मैं आज महाराष्ट्र की जनता को कहने आया हूं कि आपने जो जनादेश दिया वो पवित्र जनादेश का अनादर कर एक अपवित्र गठबंधन बनकर सत्ता की लालच के कारण यहां पर सरकार है। जनादेश क्या था? जनादेश का मोदी जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में यहां भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार जो कहते हैं कि हमने वादा तोड़ा है। मैं इनको याद कराना चाहता हूं, भैया हम तो वादे पर खड़े रहने वाले लोग हैं। इस प्रकार के सफेद झूठ नहीं बोलते। बिहार में देवेंद्र जी इंचार्ज थे, हम चुनाव लड़े। बिहार में नीतीश जी हमसे ज्यादा सीटें लड़ते थे। हमारा वादा था कि एनडीए की सरकार बनती है तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हुआ ऐसा कि हमारी सीटें ज्यादा ही, उनकी सीटें कम आई। नीतीश जी ने राजनीति के हिसाब से कह भी दिया कि आप भाजपा का मुख्यमंत्री बनाइए, आपका अधिकार है, क्योंकि आपके एमएलए ज्यादा चुनकर आए। परंतु भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने निर्णय किया, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि भारतीय जनता पार्टी वादे से नहीं मुकरती है और आज नीतीश कुमार जी मैं कभी कुछ कमरे में नहीं करता। डंके की चोट पर कभी मैंने कमरे की पॉलिटिक्स नहीं की। मैं जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं और नहीं रहता किसी से। जो होता है वो सबके बीच में धड़ल्ले के साथ में बोलता। तो अमित शाह के वादा पूरा करने वाले बयान पर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष जहां वादे पर सवाल उठा रहा है, वहीं जेडीयू और बीजेपी एक सुर में वादा निभाने की बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के रिश्तों को लेकर जिस गठबंधन धर्म की चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने की है, बिल्कुल सही है। इसलिए कि बिहार में एनडीए के नेता श्री नीतीश कुमार जी को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाने का जो वायदा था, जो फैसला था, उसको आगे बढ़कर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूरा किया। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल कहा है कि हम अपने वायदे को पूरा करते हैं। हम वायदे से मुकरते नहीं हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। शिवसेना जो वायदे किए उस वायदे से मुकर गए। हमने बिहार के अंदर में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का वायदा किया था, उस वायदे को हमने पूरा किया है। आदरणीय अमित शाह जी का ये कहना कि बीजेपी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया है, जो वादा किया है उसको बीजेपी निभाती है, ये बता रहा है कि बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाने के लिए ये बयान दिया जा रहा है। अमित शाह जी अपना और अपनी पार्टी के पुराने वादे को भूलने में माहिर हैं। शायद अमित शाह जी को याद न हो तो महाराष्ट्र चुनाव से पहले के अखबारों का अवलोकन हो जाए तो स्पष्ट हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी शिवसेना से क्या वादा किए थे। हम स्वागत करते हैं, उनको बधाई देते हैं कि आपने इस वादे को निभाया भी है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी है और निश्चित रूप से
बिहार में और तेज़ी से विकास का काम होगा। बिहार को नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए माननीय नेता नीतीश कुमार जी बिहार की सेवा कर रहे हैं, बिहार के विकास में के कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दिया था, हमारा जो नेतृत्व है कि हम उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनको सीट कम भी आएगा तो बनाएंगे, और अपने वादे पर खरी उतरी आज मुख्यमंत्री के रूप में है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 15 लाख सबको देने का वादा किया था, कहाँ गया वादा? 2 करोड़ सालाना नौकरी देने का वादा किया था, कहाँ गया 2 करोड़ नौकरी? उन्होंने किसान का जो प्रॉफिट है 1.5 गुना करने की बात की थी, 2 गुना करने की बात की थी। किसी वादे पे वो लोग अमल नहीं रहते। और अब बात करेंगे वर्ल्ड क्लास पीएमसीएच की, जिसकी उम्मीदें जल्द ही पूरी होने वाली हैं। तो पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनाने की शुरुआत कर दी गई है और आज मुख्यमंत्री ने इसके नए भवन की शुरुआत कर दी। सीएम नीतीश कुमार नए भवन का भूमि पूजन उन्होंने किया। पीएमसीएच में भवन के निर्माण पर 5,440 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नए भवन का एरिया है 78 लाख वर्ग फीट और पीएमसीएच में वर्ल्ड क्लास अस्पताल के शिलान्यास के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह उनकी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के लिए 7 साल का वक्त तय किया गया है, लेकिन उनकी कोशिश होगी ये 5 साल की अवधि में पूरा हो जाए। इसके लिए उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टरों को जो भी मदद होगी सरकार देगी। और किसी तरह की दिक्कत नहीं आवे, हम लोग इसको देखते रहेंगे। और यहाँ पर हमारे प्रधान सचिव भी बैठे हुए हैं, अन्य यहाँ पर अधिकारी लोग भी बैठे हुए। हम सब लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग भी और हमारे जितने पुराने सब लोग एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, इन लोगों के साथ मिलकर के एक कमेटी बना करके रखिए, ताकि नियमित रूप से वो देखते रहें कि जो निर्माण का काम हो रहा है वो सही दिशा में हो रहा है, सही प्रकार ठीक प्रकार से हो रहा है, इसको देखते रहें। और अगर किसी भी प्रकार की आवश्यकता हम लोग उसमें और ज्यादा अगर संसाधन की जरूरत होगी तो उसका भी प्रबंध करेंगे। अन्य और एक्सपर्ट को इसमें लगाने की जरूरत होगी तो उसके लिए हम लोग पूरा का पूरा प्रबंध करेंगे। लेकिन मेरी तो एक ही ख्वाहिश है भाई, 7 साल का सबका है, हम दोहरा करके कहेंगे इसको और कम करके 5 साल में पूरा करवा दीजिए। और जो आपको चाहिए बनाने वाले जो चाहिए हम लोग और कर देंगे, लेकिन कर दीजिए। इधर मधेपुरा के जेकेटीएमसीएच के उद्घाटन में हुए 11 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन कॉलेज के प्रति सरकार और स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता साफ दिख रही है। न एम्बुलेंस, न आईसीयू, न ही समुचित इलाज, फिर भी चल रहा है मेडिकल कॉलेज अस्पताल। 800 करोड़ की लागत से बनकर तैयार जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज का जब 7 मार्च 2020 को सूबे के सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन किया था, तब इस अस्पताल को वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज कहा था। आप भी सुनिए। विश्व स्तरीय अस्पताल है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल ये बनाया गया जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर। उसमें मजबूरी में किसी को इस इलाके के लोगों को अपने इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो सुना आपने, ये वही वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज है जहां स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। यहां तक कि 74 में से सिर्फ 8 जूनियर डॉक्टर तैनात हैं, जो लगातार 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें बीते 6 माह से वेतन नहीं मिला है। लोग बताते हैं कि यहाँ वेतन भुगतान के नाम पर अवैध उगाही का धंधा चल रहा है। हाँ, 6 महीने से हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है। डॉक्टर को अलॉटमेंट के नाम पर कहा जाता है कि आप लोग का अलॉटमेंट ही नहीं आता है, तो हम वेतन कहां से भुगतान करेंगे। जूनियर डॉक्टरों को वेतन भुगतान नहीं होने के सवाल पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक इसे प्राचार्य कार्यालय से जुड़ा मामला बताते हैं, जबकि प्राचार्य की दलील है कि सरकार और विभाग से इस मद में आवंटन ही प्राप्त नहीं हुई है। तो हमारे यहाँ सिर्फ काम हम लेते हैं, उन लोगों का वेतन प्राचार्य कार्यालय से होता है।
प्रचार कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट पर है और उसका अभी अलॉटमेंट नहीं आया इस साल का, इसीलिए पेमेंट रुका हुआ है। बहरहाल वादे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज अब अपनी बदहाली पर रो रहा है और यहाँ के कर्मचारी भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। तुर्बसु, न्यूज़ 18 मधेपुरा। चमोली हादसे में पटना के रहने वाले मनीष लापता हैं। मनीष एनटीपीसी में इंजीनियर हैं और ग्लेशियर टूटने के बाद से लापता हैं। अभी तक मनीष के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। परिवार के लोग आईटीबीपी के संपर्क में हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ हादसे के बाद से पटना के रानिया तालाब निवासी इंजीनियर मनीष कुमार का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे उनके परिजन और उनके गांव नीरसरपुरा में सन्नाटा पसरा है। परिजन अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। बीते साल 8 दिसंबर को ही मनीष की शादी हुई थी। परिजनों ने प्रशासन और सरकार से मदद की गुहार लगाई है। इधर मनीष के भाई मृत्युंजय उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए ताकि भाई का कोई सुराग मिल जाए। मनीष कुमार जो हमारे मामा हैं, वो जो कल डैम कोलैप्स हुई है उत्तराखंड में, वहाँ पे उसी डैम में प्रोजेक्ट में इंजीनियर थे। तो वो वहाँ पे जब डैम कोलैप्स हुई तो कंपनी की तरफ से फ़ोन आया था कि यहाँ से मिसिंग है, और उसके बाद से अभी तक लगातार मतलब कोई अपडेट्स वैसा नहीं है कि एग्जैक्ट अपडेट क्या होता है कि क्या अभी का क्या अपडेट है, वो कुछ नहीं मिला है। तब से हम लोग लगातार सबसे बात कर रहे हैं, कंपनी के साइड से बात कर रहे हैं, हम लोग एनडीआरएफ से बात कर रहे हैं, स्टेट का जो भी नंबर एडवाइजरी ने दिया है उससे बात कर रहे हैं, बट कोई अपडेट नहीं है। और 24 आवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, रेस्क्यू का कुछ पुख्ता अपडेट नहीं है। और बाकी जो हम लोग यही देख रहे हैं कि एक काफ़ी असमंजस वाला सिचुएशन है हम लोग का कोई। और फ़ोन आने के बाद हमारे जो मामा हैं उनके मतलब मनीष कुमार के बड़े भाई, वो निकल गए थे फ्लाइट से और वो शायद अभी वहाँ पे वो पहुँचे हैं, तो उनसे भी अभी संपर्क नहीं हो पाई कि क्या एग्जैक्ट हालात हैं। इधर खगड़िया में कलेक्टेरिएट कैंपस में पुलिस के सामने ही दबंगों ने एक युवक की पिटाई शुरू कर दी। ये वीडियो है जिसमें साफ दिख रहा है कि 3 से 4 लोग हैं जो एक युवक की पिटाई कर रहे हैं, और जिसकी पिटाई की जा रही है उसका नाम है अमित कुमार। वहां मौजूद पुलिस वाले बीच बचाव भी कर रहे हैं, बावजूद इसके दबंग उसकी पिटाई करते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवक की बाइक दबंगों की बाइक से टकरा गई थी, जिसके बाद दबंगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। धक्का नहीं मारे, वो भी पीछे से आ रहा है बाइक, ओवरटेक करने में वो उसको ट्रिपल लोडिंग था, उसको ऐसे किया हुआ तो उसको लगा तो ट्रिपल लोडिंग में। इधर पूर्वी चंपारण के कुंडवा चैनपुर में दिल दहलाने वाली वारदात को अंजाम दिया गया है। 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप और उसकी हत्या कर दी गई। सबूत मिटाने के लिए दबंगों ने उसके परिजनों की मौजूदगी में शव को जला दिया, लेकिन शव जलाने का वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद एसपी एक्शन में आए हैं और इस मामले में थानाध्यक्ष संजीव रंजन को सस्पेंड किया गया है। एसआईटी का भी गठन किया गया है जांच के लिए। कराया है कि सामूहिक बलात्कार के उपरांत हत्या की गई और फिर दबाव में उन्होंने दाह संस्कार कर दिया था 21 तारीख को, और प्राथमिकी दर्ज हुई है 2 तारीख को कुंडवा चैनपुर थाना में। उसी के संबंध में मैं अभी घटनास्थल पर आया हूं और जो पूरा देखा गया घटनास्थल को मजिस्ट्रेट के सामने, थानाध्यक्ष की लापरवाही सामने आई है। ऑडियो वायरल जो हुआ है उसके माध्यम से, तो उसमें उनको निलंबित कर दिया गया है थानाध्यक्ष को, और डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू कर दिया गया है कि एसडीपीओ सिकराना के नेतृत्व में एक एसआईटी का भी गठन किया गया है कि जो फरार हैं अभी उनकी जल्दी से गिरफ्तारी हो। शिवहर में बेखौफ शराब माफिया ने एएसआई जयप्रकाश कुमार पर अपनी कार चढ़ा दी। इस दुर्घटना में उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। बताया जा रहा है कि शराब माफिया कार से शराब लेकर जा रहे थे। इसी दौरान पुरनिया थाने की पुलिस ने इसकी सूचना उन्हें मिली। एएसआई जयप्रकाश कुमार ने तस्कर की कार को रोका, लेकिन शराब तस्कर ने अपनी कार जयप्रकाश पर चढ़ा दी। घायल जयप्रकाश का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। पुलिस शराब तस्कर और उसकी कार को पुलिस ने बरामद किया। कार से शराब भी बरामद हुई। चलिए, जो गाड़ी का चालक तेजी से गाड़ी चलाते हुए गया और हमारा एक पुलिसकर्मी
एएसआई जयप्रकाश वहाँ जख्मी हो गए, लेकिन इन लोगों ने इसके बाद भी इसका पीछा किया गया और गाड़ी को चालक के साथ पकड़ा गया है। इस गाड़ी में 5 कार्टून शराब बरामद हुआ। इधर पटना पुलिस ने दरियावा रेलवे स्टेशन के पास से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया है। एक पिकअप वैन पर 97 कार्टन विदेशी शराब लदी हुई थी, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। इस कार्रवाई में एक तस्कर भी पुलिस के हत्थे चढ़ा। हालांकि 4 से 5 तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने जिस शख्स को पकड़ा है वो पहले भी शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। और खबर है मुजफ्फरपुर से, जहां स्ट्रीट वेंडर्स जिला प्रशासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शहर में जितने नो वेंडिंग जोन हैं, जहां भी नो वेंडिंग जोन है वहां दुकानें लगी हैं। दरअसल 26 जनवरी को कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी के आसपास के इलाकों को खाली करने का आदेश जारी हुआ था। एक हफ्ते तक दुकानें हटी रहीं, लेकिन अब फिर से वहां दुकानें सज गई हैं। दुकान लगाने वाले अब प्रशासन से जगह देने की मांग कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में नो वेंडिंग जोन को लेकर जो प्रशासन ने आदेश दिए थे उसकी धज्जियां उड़ रही है। आप देखिए कि एक ऐसा स्पॉट पर हम लोग खड़े हैं जहां नगर निगम ने लिखा भी है कि नो वेंडिंग जोन है, उसके बाद भी वहां ये जो वेंडर्स हैं इन लोगों ने अपनी दुकानें लगाई हैं। और इसके अलावा पूरे सड़क में यदि हम लोग देखें तो कैमरे की नज़र से आप देखिए कि जहाँ जहाँ तक कैमरे की नज़र जाती है, ये जो है इस इलाके में जो वेंडिंग जोन नो घोषित होने के बाद भी दुकानें लगाई गई है। ज़रा दूसरी तरफ कैमरा पर्सन दिखाएंगे। कहा यह गया था कि यह वीआईपी इलाका है, चूँकि यहाँ प्रशासन के लोग रहते हैं और उनके आवास और उनके कार्यालय हैं, इसलिए ये नो वेंडिंग जोन होगा। लेकिन 2 दिनों तक खाली होने के बाद भी यह पुनः इसी तरीके से बस गया है। लोग यहाँ के क्या कहते हैं, हम लोग उनका प्रशासन का तो अपना पक्ष है ही, लोगों का पक्ष भी जानेंगे। आदेश को माने हैं, उसके बावजूद भी लोग जाएं तो कहाँ जाएं? तो उसके लिए सरकार प्रशासन यहाँ का व्यवस्था करके दे इस गरीब आदमी को दुकान चलाने के लिए, भरण पोषण करने के लिए। तो इसके लिए प्रशासन चाहे सरकार को इसका व्यवस्था करना चाहिए कि गरीब वर्ग दुकान करके अपना रोजी रोटी भरण पोषण कर रहे हैं, उसकी भरपाई सरकार का काम है करने का। क्राइम बढ़ जाएगा शहर में, जो है लूट मार बढ़ जाएगा, जो है बेरोजगारी बढ़ जाएगा, जो है क्या जो है। बीच में जो आदेश आया था उसको क्या कहिएगा? पर प्रशासन कुछ जो है निर्णय ले, कुछ जो है प्रशासन निर्णय ले। तो वेंडिंग जोन को लेकर प्रशासन का अपना पक्ष है कि इसे खाली होना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो आम लोग हैं, जो यहाँ के दुकानदार हैं, उनका कहना है कि इनका पुनर्वास होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे बेरोजगारों के लिए रोटी का भी सवाल है। तो दोनों तरह की बातें हैं। प्रशासन एक तरफ आदेश देता है और उसके बाद पुनः उसका आदेश निरस्त भी होता है, और दूसरी तरफ आम आदमी इस बात का डिमांड भी करता है कि इसे पुनर्वासित करना चाहिए, चूँकि इससे बहुत सारे परिवारों की रोजी रोटी चलती है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर।